हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह ज्योग्राफी का ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको ज्ञात है कि सर आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका ज्योग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करना है या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं भारत का भूगोल, जो कि सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जो है हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो है वो 7वां स्थान है। पहले स्थान पे रूस आ जाता है, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। मैप के माध्यम से इसे समझते हैं। बोल रहा है कि पूर्व से पश्चिम में विस्तार, तो पूर्व से पश्चिम में विस्तार की बात करते हैं तो आपका 2933 किलोमीटर है, इसे हम चौड़ाई बोलते हैं। और उत्तर से दक्षिण में आपका 3214 किलोमीटर है, इसे हम लंबाई बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है चौड़ाई और लंबाई में, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। चलिए आप अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में भी देख लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरी विस्तार क्या होता है। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, इसे हम अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, इसे हम देशांतर बोलते हैं। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम जहाँ भी मैप की ज़रूरत पड़ेगी हम मैप के माध्यम से आपको समझाते रहेंगे। पूछ रहा है कि देशांतर रेखा क्या निर्धारित करती है। तो पहले देशांतर रेखा एक तो आपका समय निर्धारित करती है और एक अवस्थिति को निर्धारित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है हम ये भी देख लेते हैं। तो हमारा गुजरात से गुजरती है कर्क रेखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होके हमारी कर्क रेखा गुजरती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है और किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप ये 8 राज्यों को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ऐसा कौन सा अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। तो वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। मतलब समझिए कि जब कर्क रेखा यहाँ से जाती है तो यही बोल रहा है कि भारत को कितने भागों में विभाजित करती है। तो 1 और 2, ये 2 भागों में विभाजित करी है, तो ये यही कहना चाहता है। आप मैप में आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूछ रहा है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, जिसे हम गौर मोती या फिर गुहार मोती कहते हैं, तथा पूर्वी बिंदु की बूथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है। तो 2 घंटे का अंतर होता है। इसके कहने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्य वो 2 घंटे पहले निकल जाता है और गुजरात में जो सूर्य है वो 2 घंटे बाद निकलते हैं। इनका कहने का यही मतलब है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूछ रहा है कि भारतीय मानक रेखा जो है वो किस शहर से होके गुजरती है। जी, भारतीय मानक रेखा को हम 82.5 डिग्री रेखा भी कहते हैं। वो किस शहर से होके गुजरती है। तो वो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। ठीक है, और ये किन राज्यों से होके गुजरती है तो आप इसे भी ध्यान रखिए। ये जो है 5 राज्यों से होके गुजरती है, जिसमें आपका पहला राज्य आता है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस 5 राज्यों से 82.5 डिग्री जो लाइन है वो होके गुजरती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
अब ये पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय जो हमारे भारत का समय है और ग्रीनविच के मध्य कितने घंटे का अंतर होता है, तो 5.5 घंटे का। यानी कि ग्रीनविच जो है वो लंदन में पड़ता है, तो लंदन से हमारा जो समय है घड़ी का वो 5.5 घंटे आगे है। यही इसके कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे नेक्स्ट की बात करते हैं तो बोल रहा है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार में है। और बात करते हैं आपको सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आपने इंदिरा पॉइंट को देख लिया। सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो वो है आपका गौर मोती, जिसे गुहार मोती भी कहते हैं। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो वो हो किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा जो है वो 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो वो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु और पश्चिमी देशांतर रेखा के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है, तो वो 30 डिग्री का अंतर होता है। 30 डिग्री मतलब मैप से समझते हैं। यानी कि ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, गुजरात से लेके जो है आपका अरुणाचल प्रदेश तक कितने डिग्री का अंतर है, तो इस 30 डिग्री का अंतर, इसे हम 2 घंटे कहते हैं। हम बताए जैसे आपको ऊपर की गुजरात में और सूर्य मतलब अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 2 घंटे का अंतर होता है। यहाँ पे पहले सूर्य 2 घंटे पहले निकल जाता है और यहाँ पे सूर्य जो है वो 2 घंटे बाद निकलता है। तो अगर डिग्री में बात करते हैं तो 30 डिग्री का अंतर है, और घंटे में बात करते हैं तो 2 घंटे का अंतर है। यानी कि 15 डिग्री का ज्योग्राफी में 1 घंटा होता है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये मैप है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे समझते हैं। तो देखते हैं। पूछ रहा है कि संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव को, दोनों को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया था। लोकसभा में कब ये पारित हुआ था और राज्यसभा में, इसे ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा में जो है 27 नवंबर 2019 और राज्यसभा में है जो 3 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। इनको प्रभावी कर कब कर दिया गया था, तो वो है 26 जनवरी 2020 से ये प्रभावित हुआ था। मतलब ये प्रभाव में आया था कि ये दादरा नगर और दमन दीप हवेली। बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दादरा व नगर हवेली है, जिसकी राजधानी की बात करते हैं तो वो है दमन। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। पहले ये अलग अलग थे, अब इनको एक ही में विलय कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देश का चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। जैसा कि आपको ऊपर हम बता दिए हैं, तब भी आप देख लीजिए। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। और उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं तो इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो वो है गौर मोता या फिर मोती और गोहार मोती के नाम से भी इसे जाना जाता है। और पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो किबुथु है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु मतलब मुख्य भूमि को लेके माना जाए तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। तो पहले आपका काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक आ जाता है। मैप के माध्यम से हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं इसको। चलिए आइए मैप के माध्यम से देखते हैं इसे। यहाँ पे आपका आ जाता है, फिर आपका देखिए तो यहाँ पे आपका काराकोरम, ठीक है, यहाँ पे आपका काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, आपका शिवालिक, ये सब श्रेणी आ जाता है। इसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ किया है, उसकी बारे में ही वो बात किया है। ठीक है, आगे हम आपको समझाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश के पास सर्वाधिक समय कटबंधी यानी कि समुद्र पारीय क्षेत्र सहित है, तो वो है फ्रांस। इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
अब बात करता है कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा जो है वो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो मत आप ये मैप के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए मैप के माध्यम से देखते हैं। बोल रहा है कि जो हमारा 82.5 डिग्री लाइन है और ये कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। तो जो हमारा ये 82.5 डिग्री लाइन है वो यहाँ से आती है, ठीक है, और हमारा ये कर्क रेखा जो है यहाँ से जाता है, उसी को बोल रहा है कि ये एक दूसरे को जो है वो छत्तीसगढ़ में काटते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। तो 6100 किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि मुख्य भूमि की अगर टोटल द्वीपों की बात करते हैं तो 7516.6 किलोमीटर है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा, आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा जो है वो किस भारतीय राज्य से लगती है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पे हमारा चीन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि असम की सीमा जो है वो भारतीय राज्य के कितने राज्यों से लगती है, यानी कि असम की सीमा जो है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो वो 7 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगती है, एक भूटान और दूसरा बांग्लादेश। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये रास द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम जो है वो परिवर्तित करके क्या रखा गया है। तो रास द्वीप का नाम जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। अब पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि भारत किस जल संधि द्वारा जो है वो श्रीलंका से अलग होता है। तो पाक जलडमरू संधि के द्वारा जो है वो भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से लगता है। तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 876 किलोमीटर सीमा जो है वो बांग्लादेश से साझा करता है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो 9 डिग्री जो चैनल है वो जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो मालदीव और मिनिकॉय दोनों के मध्य है और ये दोनों को अलग करती है। बात करते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल की बात करते हैं तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और अपने भारत का जो है ग्रेट निकोबार को अलग करती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। पाक स्ट्रेट की बात करते हैं तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है और ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। माहिम क्रीक के बारे में बात करते हैं तो ये एक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई में पड़ती है। कच्छ की खाड़ी की बात करते हैं तो पश्चिमी गुजरात में है, आप सभी को पता है। खंभात की खाड़ी की बात करते हैं तो नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर की बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य जो पड़ता है हिस्सा उसे हम लक्षद्वीप सागर कहते हैं। मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कोको स्ट्रेट के बारे में देख लेते हैं तो ये कोको द्वीप जो म्यांमार में स्थित है उसे और उत्तरी अंडमान को अलग करती है। उत्तरी अंडमान मतलब जैसे हमारा उत्तरी अंडमान है, फिर आपका मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान ये आ जाता है। तो ये जो है आपका उत्तरी अंडमान, यहाँ पे आपका म्यांमार आ जाता है। तो ये उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच है जिसे हम कोको स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डंकन पास जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करती है। तो ये इसके बीच है, ये रहा आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, इसके बीच डंकन पास है। और ये एग्जाम में पूछता रहता है। आपका 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करती है,
ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। करते हैं तो विभिन्न देशों के साथ जो है वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध एवं राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत की जो सीमा है वो कितनी लगती है और भारत और दूसरे देश के बीच कौन सी सीमा रेखा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा जो है वो 4096 किलोमीटर लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के साथ कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, इनके बीच जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ या 0 डिग्री लाइन कहते हैं। और बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ भारत का 5 राज्य जो है वो सीमा साझा करता है। आपका पहले पे पश्चिम बंगाल आ जाता है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सेकेंड पे आपका चीन आ जाता है। चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और चीन और भारत के बीच में जो लाइन है उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। चीन के साथ जो है भारत का 4 राज्य सीमा साझा करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा साझा करता है चीन के साथ। और राज्य में बात कर लेते हैं तो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। आपका पाकिस्तान को देख लेते हैं तो पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। बात करते हैं तो भारत का जो 3 राज्य है वो सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में आपका एक जम्मू कश्मीर आ जाता है, दूसरा लद्दाख। ठीक है, और राज्य में बात कर लेते हैं तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये तीनों राज्य जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल की बात कर लेते हैं तो नेपाल का जो है सीमा साझा करता है, भारत जो है नेपाल के साथ सीमा 1751 किलोमीटर की करता है और भारत का 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, आपका ये 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार की बात कर लेते हैं तो म्यांमार के साथ जो है भारत 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत के 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 4 राज्य हैं। भूटान की बात कर लेते हैं तो भूटान जो है, भूटान की सीमा भारत से 699 किलोमीटर की सीमा साझा करती है और भारत के 4 राज्य जो हैं वो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये 4 राज्य हैं। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं तो अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ 106 किलोमीटर और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को हम डूरंड लाइन कहते हैं। ठीक है, और भारत की एक सीमा जो है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख। चलिए कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैकमोहन रेखा के बारे में क्या बोल रहा है। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। कितने को? 27 अप्रैल 1914 को, इसको ध्यान रखिएगा, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों के बीच जो है इसे स्वीकार किया गया। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। रेड क्लिफ के बारे में बात कर लेते हैं तो भारत का जब विभाजन हुआ तो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा, जिसे रेड क्लिफ रेखा का नाम दिया गया। इस रेखा का निर्धारण जो है बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पे इस सीमा का निर्धारण किया गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तो जो काराकोरम श्रेणी बताए थे ऊपर, उसको जो है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है काराकोरम जो श्रेणी है। आगे चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं, एक ही में आपका कवर हो जाएगा। यहाँ से आपका एग्जाम में पूछता है तो बात करते हैं
तो हमारा भारत जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का अन्य नाम क्या है? तो आर्यावर्त है, फिर जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब भारत का नाम है। बात करते हैं राजधानी के बारे में, तो नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ऊपर आपको बताया गया था। और बात कर लेते हैं आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ज्यामितीय आकार की बात करते हैं तो चतुष्कोणीय है, यानी कि हमारा भारत ऐसा है ना, इसे ही हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। मतलब 5.5 घंटा हमारा समय जो है भारत का वो आगे है। और ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है जिसे हम 82.5 डिग्री कहते हैं, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया था। भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा देख लेते हैं, 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा द्वीपों सहित 7,516.6 किलोमीटर है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना था यहाँ पे बीपीएससी का, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा से। प्रादेशिक सीमा की बात करते हैं तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संकलन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील तक इसे हम संकलन क्षेत्र बोलते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो संकलन क्षेत्र से आगे, यानी कि 24 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक हमको अनन्य क्षेत्र बोलते हैं। जलवायु की बात करते हैं तो भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। कैसी है भारत की मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा था। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% जो है विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है 2.4% है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, पहले स्थान पे रूस है, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया। कुल जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो 121,08,54,987 ये संख्या है, 977 ये संख्या है। बात करते हैं तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। आपसे ये संख्या तो नहीं पूछता है, लेकिन ये 17.5% पूछ लेता है कि कितनी जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो द्वितीय स्थान पे है, प्रथम स्थान पे चीन है। ठीक है। इसमें पुरुष की जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो पुरुष और महिला की जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष की जनसंख्या है आपका 62,32,70,258 पुरुष की जनसंख्या है, और 58,75,74,84,719 ये महिला की जनसंख्या थी। ये 2011 की गणना के अनुसार है। ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या है जो 83.37 करोड़, परसेंटेज में बात कर लेते हैं तो 68.8% थी। ठीक है। 10 की जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखते हैं तो ये है हमारा 17.64%। 2001 से 2011 के बीच में ये 10 सालों में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है उसके बारे में बताता है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943 प्रति हजार पुरुष है। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 प्रति हजार पुरुष पे है। जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में है जो 382 लोग रहते हैं। कुल साक्षरता की बात करते हैं तो कुल साक्षरता जो है आपके 74.04% है, जिसमें से पुरुष की साक्षरता जो है वो 82.14% और महिला की 65.46% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या देख लेते हैं, परसेंटेज में आप ध्यान रखिएगा 16.6%। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, इनका जो है 8.6% है। कुल राज्यों की संख्या जो है 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, और पर्वतीय क्षेत्र 10.60% है,
और पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं तो 18.6%, पठारी क्षेत्र जो है 27.7%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार जो है वो 43.0 यानी कि 43% है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, स्थित है कहाँ पे, ये देख लीजिए। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय समय रेखा की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप इसे ध्यान रखने के लिए जो पहले प्रदेश है उसे याद कर लीजिए, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक साथ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसे ऐसे याद रख लीजिएगा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 18 लगते हैं। जलीय क्षेत्र छोड़ के संलग्न क्षेत्र की बात करता है। भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या जो है 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात करते हैं तो वो 962 है। ये आंकड़ा जो है आपका 31 दिसंबर 2022 तक का है। ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ये 962 है, ये 31 दिसंबर 2022 तक का है। बंदरगाहों की संख्या की बात करते हैं तो वो 13 है। राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। वैज्ञानिक नाम जो है इसका पैंथेरा टाइग्रिस है। विरासत पशु के बारे में बात करते हैं तो वो है हाथी, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी की बात कर लेते हैं तो वो है हमारा मोर। वैज्ञानिक नाम भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात कर लेते हैं तो बरगद। राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो वो है अशोक स्तंभ। ठीक है, राष्ट्रीय गान के बारे में बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जिसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है, राजकीय भाषा के बारे में बात कर लेते हैं तो हिंदी है। याद रखिएगा कि हिंदी राजकीय भाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। ये एग्जाम में पूछता रहता है और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है बच्चों में। राष्ट्रीय लिपि की बात कर लेते हैं तो देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय वाक्य की बात कर लेते हैं तो सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी जो है हमारी वो गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करते हैं तो गंगा डॉल्फिन है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। नीचे देखते हैं, भारत में उपलब्ध जो पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ है। बात सही है, पहले जो हमारा भारत है वो अफ्रीका के साइड था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे भारत जो है वो उत्तर की ओर खिसकता गया। इसके कहने का मतलब यही है। नीचे पॉइंट देखते हैं, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा आपका उत्तर भारत का मैदान, और आपका तीसरा जो है वो दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पे हिमालय को कितनी भागों में विभाजित किया गया है। तो आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य, जिसे हम शिवालिक हिमालय कहते हैं, इन 4 भागों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है हमसे कि हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, तो वो है हमारी बृहद हिमालय। ठीक है, फिर देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं, तो भाबर कहते हैं। इसे मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये रहा हमारा सबसे प्राचीनतम भाग की बात करते हैं तो वो है हमारा बृहद हिमालय, यहाँ पे रहा। और ये रहा हमारा शिवालिक हिमालय, आपको दिख रहा है। इसके समतल मैदान वाले क्षेत्र को जो है हम भाबर कहते हैं, जिसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 8 से 16 किलोमीटर है। आपको अच्छे से समझ में आया वो क्या कह रहा था। चलिए ऊपर जहाँ भी मैप की आवश्यकता पड़ेगी आपको मैप से बताने की हम कोशिश करेंगे। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के बारे में देख लिया आप, बृहद हिमालय है। फिर आपका भाबर क्षेत्र के बारे में बता दिए, जो कि शिवालिक के दक्षिण मैदान में जो है समतल तरीके से फैला हुआ है, जो कि 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई है। हिमालय का पदीय प्रदेश, मतलब
सबसे बाद में वाला प्रदेश की बात करते हैं तो वो है शिवालिक। सबसे बाद में जो निर्माण हुआ है नवीनतम पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारा शिवालिक है। बात करते हैं शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है, तो वो गिरपथ की स्थिति का उदाहरण है। ठीक है, अब क्या है, पूछ रहा है कि शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई आपका 600 से 1200 मीटर है। जो हमारी शिवालिक श्रेणी है उसकी औसत ऊंचाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कितना है, तो 600 से 1200 मीटर है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लघु हिमालय जो है वो किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो लघु हिमालय जो है महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसे मैप के माध्यम से समझते हैं। ये रहा, पूछ रहा है कि लघु हिमालय किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो पहला रहा आपका वृहद हिमालय और इधर आपका शिवालिक, और इसके मध्य स्थित है मध्य हिमालय जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। समझ आया? तो मैप के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे कि जहाँ समझने की कोशिश करिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो सतपुड़ा। मैप के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका नर्मदा नदी, ये रहा ताप्ती, इसके मध्य जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। यानी कि सतपुड़ा श्रेणी के बीच में स्थित है। ऊपर से नर्मदा नदी निकलती है और नीचे से आपकी ताप्ती नदी निकलती है। इनका मुहाना जो है वो खंभात की खाड़ी में बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो हिमाद्री, जिसे हम वृहद हिमालय भी कहते हैं और महान हिमालय भी कहते हैं। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई पूछ रहा है तो वो है 6100 मीटर है। वृहद हिमालय जैसा कि आपको पता है कहाँ है, देखिए आपका ये रहा वृहद हिमालय, ये रहा वृहद हिमालय जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो वो है 6100 मीटर। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है, तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। मैप के माध्यम से देखते हैं। ये रहा आपका पीर पंजाल श्रेणी और इधर आपको पता है क्या है, जम्मू कश्मीर। तो वही पूछ रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी किस में अवस्थित है, तो आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है हमसे कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन जो है उसकी ऊंचाई कम है। अब आप ये समझिए कि ट्री लाइन किसे बोलते हैं। अब पहले ये भी समझ लीजिए कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है पूर्वी हिमालय। ठीक है, एक मिनट, ये रहा आपका पूर्वी हिमालय और ये रहा आपका पश्चिमी हिमालय। तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, उस पूछ रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में जो है वो पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन कम है। तो ट्री लाइन का मतलब ये होता है कि वो तल ना जहाँ पे पेड़ नहीं उग पाते हैं, यानी कि बर्फ के कारण ढक जाते हैं। तो पश्चिमी हिमालय में आपका कश्मीर वगैरह लद्दाख क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ पे बर्फ ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ना पेड़ जो ट्री लाइन है वो ज्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में जो है वो पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। तो सही बात है, यहाँ पे पेड़ जो है वो बर्फ से ढकने के कारण ऊंचे नहीं हो पाते हैं। इसके कहने का यही मतलब है। तो आज से आप समझ जाएंगे कि ट्री लाइन क्या होता है, वो तल जहाँ पे पेड़ जो है, बर्फ जो है पेड़ों को उगने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्तराखंड में पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं, तो वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैप आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तराई क्षेत्र जो है वो भाबर क्षेत्र जो आपको दिखा है ना शिवालिक के नीचे, उसके बाद आपका तराई क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसी में जो है आपका उत्तराखंड का पताल तोड़ कुआं जो है स्थित है तराई क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं ऑक्साई चीन के बारे में, किस क्षेत्र का भाग है, तो लद्दाख का। इधर देख लेते हैं मैप के माध्यम से। ये रहा आपका ऑक्साई चीन और इधर रहा आपका पीओके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वो है वन। इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो है अरावली। ठीक है, अरावली है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु के बारे में पूछ रहा है तो वो
आपका 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व है इसकी आयु। क्योंकि बात करते हैं तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी और सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अब देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की लंबाई की बात करते हैं, ऊंचाई की सॉरी, तो इसकी जो है 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट को। और इसे ध्यान रखिएगा, ये नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अरावली जो है वो किस पर्वत का उदाहरण है। तो अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मतलब कि अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो कि जैसे उनका अपरदन होता है तो वो कट के नीचे की ओर धंसते हैं, उसे हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अपरदन मतलब किसी से, जैसे हवा से अपरदन हो सकता है, आपका जो नदिया का पानी आता है उससे अपरदन हो सकता है, इस सब से अपरदन होता है। तो जो पर्वत है वो कट के नीचे की ओर धंसता है, उसे ही हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो अरावली पर्वत जो है हमारा वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 2695 मीटर है और ये स्थित कहाँ है, वो केरल में। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए आपकी अनाईमुड़ी जो है वो यहाँ पे है और ये कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई भी ध्यान रखिएगा 2695 मीटर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है। तो ये आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी है नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार। चलिए देखते हैं। यहाँ रहा आपका नीलगिरी पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी है आपका। तो ये आपका केरल में भी पड़ता है, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले क्षेत्र में भी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये कोंकण तट। आप मैप के माध्यम से काफी अच्छे से समझ सकते हैं, तो आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। ये रहा आपका कोंकण तट, आपको दिख रहा है। महाराष्ट्र से लेके आपका गोवा और कर्नाटक वाले तट को हम कोंकण तट कहते हैं और फिर उसके बाद कर्नाटक से ये आपका केरल तमिलनाडु वाला तट को हम मालाबार तट कहते हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलायची की पहाड़ी किन राज्यों में स्थित है। तो इलायची की पहाड़ी जो है वो किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है। तो वो केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। सेवराय की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इलायची की पहाड़ी को भी देख लीजिए। तो ये रही आपकी इलायची की पहाड़ी। देखिए यहाँ पे आपकी इलायची की पहाड़ी जो आपका तमिलनाडु और केरल के मध्य सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी पहाड़ी, मतलब ऐसे है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं। तो वो नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। इधर देखिए, इधर से आपका आ जाता है पश्चिमी घाट और इधर से आपका आ जाता है पूर्वी घाट, ठीक है। और इनके मिलन बिंदु को जो मिलते हैं जहाँ पे, उसे हम नीलगिरी पर्वत करते हैं। इसी की बात वो कर रहा है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो वो है गॉडविन आस्टीन। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। और पूछे कि भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। गॉडविन आस्टीन की लंबाई की बात करते हैं और ऊंचाई की बात करते हैं तो वो है 8,611 मीटर ऊंची है गॉडविन आस्टीन। और अगर कंचनजंगा की बात करते हैं तो वे 8,586 मीटर है। भारत में ऊंची चोटी पूछे तो वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,586 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है। और गॉडविन आस्टीन की भी ऊंचाई ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी वो है गॉडविन आस्टीन और भारत में सर्वोच्च चोटी वो है कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जहाँ भी मैप की आवश्यकता पड़ेगी आपको समझाते रहेंगे हम। पूछ रहा है कि माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है। तो माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा, किसे जोड़ता है, तिब्बत से। अब दर्रा के बारे में भी आपको बताया जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नंदा देवी शिखर जो है वो किस राज्य में अवस्थित है।
तो वो है उत्तराखंड। अब ध्यान रखिएगा, नंदा देवी और नंगा पर्वत ये दोनों अलग अलग पर्वत हैं। नंदा देवी पर्वत जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। आइए आपको मैप के माध्यम से दिखा देते हैं। ये रहा आपका नंगा पर्वत और ये रहा आपका नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 7,816 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नंगा पर्वत की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो 8,126 मीटर है। इसे भी ध्यान रखिएगा। मैप के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से कोई चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैप तो आपको काफ़ी क्लियर से नहीं दिख रहा है, लेकिन हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 1722 मीटर है और राजस्थान में स्थित है। आइए देखते हैं। ये रही आपकी अरावली पर्वत, दिख रहा है आपको, और यहाँ रहा उसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आपका 1722 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। ये अरावली जो है वो आपका गुजरात साइड में भी फैला है और दिल्ली साइड में भी फैला है। ये हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूछ रहा है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में अवस्थित है? तो वो म्यांमार में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूछ रहा है कि कुल्लू घाटी जो है किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो ये जो है वो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैप के माध्यम से समझते हैं। ये रहा आपका धौलाधर, ठीक है, ये रहा आपका धौलाधर, ये रहा पीर पंजाल, इसके बीच जो है स्थित है आपकी कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पालघाट दर्रा जो है वो किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो इससे बात करते हैं तो नीलगिरी और अन्नामलाई। तो नीलगिरी और मैप के माध्यम से समझते हैं। तो ये रहा आपका नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई के मध्य आपका पालघाट दर्रा स्थित है। हम आपको मैप इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैप के माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे से कोई चीज़ आपको समझ आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में। नाथुला और जेजेपला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है और ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये सिक्किम के दो प्रमुख दर्रे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। उत्तराखंड में कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूछ रहा है कि पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा जो है वो 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा जो है वो 2500 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है? तो वो है आपकी 3500 मीटर और पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका जो है पश्चिमी हिमालय, ये रहा पूर्वी हिमालय, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूछ रहा है हमसे कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, यानी कि ग्लेशियर। वो है सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये सबसे ठंडा युद्ध स्थल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो कहाँ अवस्थित है? वो है उत्तराखंड में। ये जो है केदारनाथ के उत्तर में जो अवस्थित है। केदारनाथ जो मंदिर है उसके 4 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। और ये ग्लेशियर जब पिघलता है तो एक झील का निर्माण होता है जिसे हम गांधी सरोवर झील कहते हैं। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय का भाग है मेघालय का पठार। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल से निर्मित हुए? तो ये जो है पैलियोजोइक काल से निर्मित हुए। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो किस काल में निर्मित हुए? तो ये महाकल्प के बारे में पूछता है कि किस महाकल्प में निर्मित हुए। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, आपको ये लगाना है पैलियोजोइक महाकल्प में। ये तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर बुक उठा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। चलिए आइए हम मैप के माध्यम से समझते हैं। ये रहा हमारा
ये रहा हमारा अरावली पर्वत और ये रही हमारी विंध्याचल श्रेणी, जिसके मध्य जो स्थित है हमारा मालवा का पठार। आप इसे ध्यान रखिएगा। मैप के माध्यम से आप कोई भी चीज़ आपके दिमाग में हिट करती है, इसीलिए हम आपको मैप बार बार दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में मैप ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। तो आप प्लीज़ जो मैप है उस पर फोकस करने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये पूछ रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो वो जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। आप इधर देखिए, इस वाले क्षेत्र में आपको दंडकारण्य का पठार मिलता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य इस जो विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल है, उसको पूर्व में हमद्वार और पश्चिम में दून कहते हैं। ये आपका पीपीएससी 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा था, दून से क्वेश्चन पूछा था। आप द्वार, पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है। तो वो मुंबई से मापा जाता है, क्योंकि समुद्र तल से कोई भी ऊंचाई को इसलिए मापा जाता है क्योंकि ये बराबर में रहता है। तो ठीक है, तो कहाँ से मापा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, मुंबई से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो आपका 7,516 किलोमीटर की लंबाई है। इसको आपको ऊपर हम ये बात बताए थे। अगर द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों को लेके सहित बात किया जाए तो 7,516 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो वो है गुजरात की, 1,214 किलोमीटर है। ये एग्जाम में पूछता है आपसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो समुद्री तटरेखा से लगते हैं। तो भारत के 9 राज्य और चार जो है केंद्र शासित प्रदेश। तो इसे आप मैप के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपके 9 राज्य लगते हैं। तो आपका पहले राज्य में आ जाता है आपका इधर ये गुजरात वाला हिस्सा लगता है। ठीक है, पहला राज्य। फिर आपका महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा, कर्नाटक और फिर केरल। इधर आपके 5 राज्य लगते हैं। फिर इधर से आपका तमिलनाडु आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आ जाता है। तो 4 राज्य इधर से लगते हैं और 5 राज्य इधर से लगते हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो आपका लक्षद्वीप लगता है और अंडमान निकोबार लगता है, और आपका यहाँ पे दादरा और दमन दीव हवेली लगती है, और एक आपका पुदुचेरी लगता है। 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं तटीय क्षेत्र से, मतलब कि पानी वाले क्षेत्र से। तो आपके 9 राज्य लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दिया भी है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपका गुजरात लगता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली और दमन दीव, ये एक ही में हो गए हैं, ये लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 4 केंद्र शासित प्रदेश और आपका 9 राज्य लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है। मतलब किसका नाम है, तो हिंद महासागर का नाम है। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है। तो इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम केप कोमेरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी चोटी है। तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसे हम सैंडल पीक कहते हैं, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो 732 मीटर है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो
आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो ये 572 द्वीप हैं। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है किन दो द्वीपों को अलग करती है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करती है। बैरन द्वीप की बात करते हैं तो कहाँ पे अवस्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ये भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम की बात करते हैं तो ये मृत ज्वालामुखी है भारत का। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो ये पुलकित झील के समीप अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राम सेतु की बात करते हैं तो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। आप इधर देखिए, यहाँ पे है इस वाले एरिया में। ठीक है, धनुषकोडी। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में अवस्थित है। भारत का कौन सा द्वीप जो है वो प्रवाल से निर्मित है, तो वो है लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मिनिकॉय द्वीप जो है वो भारतीय तट रेखा के सुदूर पूर्व श्रेणी में स्थित है। यानी इसके कहने का मतलब है कि ये लक्षद्वीप में स्थित है और ये सबसे दक्षिणी साइड, मतलब ये दूरी पे थोड़ा स्थित है। इसके कहने का मतलब यही है, लक्षद्वीप में ये थोड़ा दूरी से, अरब सागर का जो अरब सागर है उसमें लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप की बात करते हैं तो ये थोड़ा उससे दूरी पे स्थित है। यही इसके कहने का मतलब कि सुदूरवर्ती, यानी कि सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है, यानी कि दूर कैटेगरी में ये स्थित है, इसलिए इसको कहा जाता है ऐसा। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, तो पंबन द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है मुंबई। आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोलते हैं कि कोरी क्रीक जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो कच्छ के रण में स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। सर क्रीक का विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इधर देखते हैं आपका सर क्रीक वाला हिस्सा, इधर आपका जो है वो भारत और पाकिस्तान। थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो समझने की कोशिश करिए कि इधर वाला जो हिस्सा है वो सर क्रीक, उसे बोलते हैं भारत और पाकिस्तान में विवादित है ये। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बुर्जिला वो बनिहाल दर्रे के बारे में बात करता है कि किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। आपको मैप अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मिजोरम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ प्रमुख दर्रे जो हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप अभी देखिए कौन सा दर्रा, बुर्जिला दर्रा और आपका बनिहाल दर्रा के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा आपका बुर्जिला दर्रा और ये रहा बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रे में स्थित है। आपका शिव किला दर्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको ये जो है शिव किला दर्रा है। फिर आपका धर्मा नीति माना, शिव किला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो तिब्बत वाले हिस्से से जोड़ता है। और ये लेपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, नीति दर्रा, माना दर्रा, धर्मा दर्रा, ये सब उत्तराखंड में दर्रा है। यहाँ पे देख लीजिए नाथुला दर्रा और जेजेपला दर्रा, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको मैप काफ़ी क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे हम आपके दर्रों के बारे में अलग से जानकारी दे देंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चलिए हम देखते हैं जलवायु चैप्टर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि किस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक जो है वो है अक्षांशीय अवस्थिति है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंड फॉर्म्स प्रयोग किया गया है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए देख लेते हैं ट्रिक क्या है इसका। तो आपका जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो आपका अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन की दिशा, वन, समुद्री जलधाराएं, वर्षा, पहाड़, पर्वत और मिट्टी, ये सब जो है आपकी जलवायु को प्रभावित करती हैं। और ये ट्रिक जो है, एल से आपका लैटिट्यूड यानी कि ऊंचाई, ए से आपका अल्टीट्यूड यानी कि लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, अल्टीट्यूड में ऊंचाई, फिर आपका एन से आपके आ जाता है नियरेस्ट फ्रॉम सी, फिर डायरेक्शन ऑफ वाइंड, एफ से आपका फॉरेस्ट, ओ से आपका ओशियन करंट, आर से रैनफॉल, एम से माउंटेन, एस से सॉइल। आप इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस अगर आप लैंड्स फॉर्म को अगर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या बना था कि ऐसा कौन सा
कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो उसमें एक ऑप्शन में था आपके देशांतर। तो याद रखिएगा, देशांतर जो है वो आपके जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, बाकी ये सारी चीज़ जो है आपके जलवायु को प्रभावित करती हैं, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पूछ रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी जगह जो भाग है आपका पंजाब राजस्थान वाला एरिया, उसमें जो है शीत ऋतु में जब वर्षा होती है तो वो किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो आप पंजाब मान लीजिए, फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, जो कोरोमंडल का तट जो है वो शीत ऋतु में वर्षा कराता है, और ये आपका कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र जो है उसमें वर्षा कराता है। तभी हम बोलते हैं कि उत्तर पूर्वी जो मानसून है लौटते समय सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे कराता है? तो कोरोमंडल, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में कराता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो लगभग 125 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है हमारे भारत की। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, मेघालय। मेघालय में तीन पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी, जैंतिया, जिसमें से खासी पहाड़ी जो है उसमें मासिन राम एक जगह करके है, उसमें विश्व का सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होता है, और दूसरे स्थान पे मेघालय में ही स्थित है चेरापूंजी, वहाँ पे वर्षा होता है। ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होता है? तो जो आता हुआ मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, उससे हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम हमारी मानसून प्रभावित होती हैं। जब हमारे हिंद महासागर में जो है उच्च दाब और निम्न दाब जब बनता है तो उस कारण जो है दक्षिण पश्चिम की मानसून जो है वो प्रभावित होती है और भारत में जो है वर्षा कराती है। सबसे पहला जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो केरल के तट पे आता है, जिसे हम मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। व्यापारिक पवनों के बारे में समझते हैं। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? तो व्यापारिक पवनें जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य बहने वाली पवन है। समझिए ऐसे कि ये हमारी विषुवत रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में जो पवन बहती है उसे हम व्यापारिक पवन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये पवनें जो है उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधी से विषुवत निम्न दाब कटिबंधीय की ओर बहती हैं। यानी कि ये जो है आपका उपोष्ण उच्च दाब यहाँ पे है ये दोनों, और यहाँ से ये निम्न वायु दाब की तरफ बहती हैं, यानी कि विषुवत रेखा की तरफ बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिण गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इधर से आती हैं तो इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, और दक्षिण की तरफ से जाती है तो इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काल वैसाखी या चाय की वर्षा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला कौन सा स्थान है? तो लेह, जो लद्दाख है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है, और लद्दाख में भी जो लेह है उसमें सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो 5 वर्गों में विभाजित किया था। देखते हैं 5 वर्गों को। ये देख लीजिए जलवायु निर्धारण के कारण। तो पहला आपका वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति, ये 3 आधार बनाए उन्होंने जलवायु निर्धारण के। चलिए देखते हैं। पूछ रहे हैं कि कोपेन की योजना के अनुसार जो है भारत की जलवायु प्रदेश
तो AMW प्रकार की जलवायु जो है इसे कहते हैं लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु कहते हैं। ये जो है गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी घाट में पाई जाती है। आप इधर देखिए AMW प्रकार की जलवायु किधर पाई जाती है, तो इधर वाले क्षेत्र में जो है आपका AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसको देखते रहेंगे, फिर मैप के माध्यम से हम समझते रहेंगे। सेकेंड है आपका शुष्क ग्रीष्म, बोल रहा है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु जलवायु जो है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे, यानी कि इधर वाले क्षेत्र में जो है, इधर वाले क्षेत्र में जो है आपका AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। AW प्रकार की जलवायु के बारे में बात करते हैं, तो कर्क रेखा के दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग जो है AW प्रकार की जलवायु है। इधर कर्क रेखा के जो दक्षिणी भाग में जलवायु पाई जाती है, इधर वाले क्षेत्र में इस जलवायु के बारे में बात करता है कि ये आपका जलवायु जो है वो AW प्रकार की जलवायु है। कैसी है? AW प्रकार की जलवायु है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, ज्यादातर क्वेश्चन इधर वाले हिस्से के पूछता है कि उत्तर भारत में आपका उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आप सारे जलवायु को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पूछ रहा है कि BSHW जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। ये उत्तर पश्चिम गुजरात वाले क्षेत्र में और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। इधर आपका ये वाला क्षेत्र है जो आपका ना, ये वाला क्षेत्र देखिए, यहाँ पे ये क्षेत्र में पाई जाती है आपकी जलवायु। ये जलवायु जो है आपकी BSHW जो है BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें आपका पश्चिमी गुजरात आ जाता है, फिर राजस्थान आ जाता है पश्चिमी, और पंजाब का कुछ भाग आ जाता है। और ये जो आपका सबसे पश्चिमी राजस्थान की पाई जाती है जलवायु, वो आपकी होती है, ध्यान रखिएगा, BWHW। ये प्रकार की जलवायु पश्चिमी राजस्थान में, ये मरुस्थलीय जलवायु है। यहाँ देखते हैं हम इस वाले क्षेत्र में आपका, जैसा कि बताया कि मरुस्थलीय जलवायु BW और HW। ठीक है, BWH जलवायु जो है मरुस्थलीय जलवायु है। ये राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में पाई जाती है। CWG बताए कि गंगा के दक्षिणी मैदान में आपका पाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश वाला, राजस्थान वाला क्षेत्र हुआ, मध्य प्रदेश बिहार वाला क्षेत्र हुआ। इस सब क्षेत्र में जो है CWG, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। BPSC में यहाँ में क्वेश्चन पूछा भी था कि उत्तर भारत की ये जलवायु, शायद बिहार की पूछा था कि बिहार की कैसी जलवायु है, तो CWG की जलवायु है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है कि DFC जलवायु जो है वो कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में जो है, इस वाले क्षेत्र में की बात करते हैं, तो आपका DFC प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोपेन जी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ई प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, ध्रुवीय तुल्य जलवायु इसे बोलते हैं। तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और टुंड्रा तुल्य जलवायु की बात करते हैं, तो ET जलवायु उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये रही आपकी ई प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे उत्तराखंड वाले की बात करते हैं, तो ET, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो जलवायु आप ज़्यादातर मतलब CWG वाला याद रखिएगा। बाकी आप अगर याद सकते हैं तो सभी जलवायु को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे हम ITCZ क्षेत्र कहते हैं, यह एक निम्न वायु दाब की पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायाम पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनें मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। समझिए यहाँ पे ITCZ
क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ये विषुवत रेखा है, इसके 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को हम ITCZ क्षेत्र कहते हैं। समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लू उत्तरी मैदान बात करते हैं। तो लू जो है उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवनें हैं। सही बात है, जब लू चलती है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। आप इस चीज़ को समझते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व बौछार से संबंधित है, और ये चेरी ब्लॉसम और कॉफी वर्षा जो होती है कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा की बात करते हैं तो किस राज्य से संबंधित है, तो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र वाले से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, मालाबार तट में सबसे पहले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचता है। और बात करते हैं तो भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो छोटा नागपुर के पठार से होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर से दिसंबर। नवंबर से दिसंबर इसलिए है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो लौटता हुआ मानसून उसे कहते हैं, तो वो आती है नवंबर दिसंबर के महीने में ही कोरोमंडल तट पे जो है वर्षा कराती है। तो कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु वाले ही क्षेत्र को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो आपका तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, फिर एल नीनो है और लानिनो है। बात करते हैं एल नीनो जो है वो एक गर्म जलधारा है, और लानिनो की बात करते हैं तो एक ठंडी जलधारा है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, लौटता हुआ मानसून कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून को, ये भी बात ध्यान रखिएगा। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 मिलीमीटर होती है, तो वो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनके जलवायु में भिन्नता क्यों पाई जाती है, तो उनकी ऊंचाई के कारण उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस राज्य में पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है, तो वो है पूर्वीय जेट स्ट्रीम को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में वर्षा का वितरण। तो देख लेते हैं, भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत है। देखते हैं कौन कौन सी भिन्नता पाई जाती हैं। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जैंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में लगभग जो बात करते हैं तो कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, लगभग 1400 सेंटीमीटर। जो खासी पहाड़ी की बात किए हैं जिसमें मानसून टाप पड़ता है, वो विश्व का सर्वाधिक वर्षा जो है यहीं होता है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ी पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर बोल रहा है कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, तो गुजरात का दक्षिणी भाग जो है, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है न्यून वर्षा वाला क्षेत्र, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अत्यल्प वर्षा वाला क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश
व लद्दाख व पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसे ध्यान रखिएगा। जेट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं तो जेट स्ट्रीम जो है क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह है। तो चलिए हम अपने पॉइंट को यहीं पे रोकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो चलिए बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू सो मच।